नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अ, चूँकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक तो शाम के 5 से 6 लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ, उसके लिए भई क्षमा प्रार्थी हूँ। हालाँकि मुझसे बेहतर राम प्रकाश राय साहब मुझसे बेहतर कर रहे हैं और अ, जब 5 से 6 का राम प्रकाश राय को करना होता है, तो मुझे हरदम ये लगता है कि मैं का आप 5 से 6 का कार्यक्रम एक बहुत महफूज़ हाथों में है। खैर, आज थोड़ी बात कर ली जाए, एक नई तरह की आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई और ये एक थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अब सरकार संविधान की तो छोड़ ही दीजिए, इंस्टीट्यूशंस की छोड़ दीजिए, परंपराओं की छोड़ दीजिए, सरकार एक नए तरह की परंपरा अब डालने के मूड में आ गई है। क्या कर रहे हैं ये? सरकार कर रही है कि इस समय बहुत कंसिडर कर रहे हैं कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी होती है या जो पार्लियामेंट्री की जो कमिटीज़ होती हैं, उसमें बिना ऑपोज़िशन के रिप्रेज़ेंटेशन के उस कमिटी को फ़ॉर्म कर दिया जाए। इस तरह की आज सूचना छपी है और उसका जो ट्रिगर पॉइंट है, वो जो अभी 130th अमेंडमेंट की बात अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 में पार्लियामेंट में पेश किया, जिस बिल में अ, अगर कोई व्यक्ति मतलब प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर अगर 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रहता है, उसको उसको मतलब वो गिरफ्तार होता है और वो हिरासत में रहता है। अभी चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं और अगर जिन जिन चार्जेस पे उसकी गिरफ्तारी होती है, वो 5 साल से ज़्यादा उसमें सज़ा का प्रावधान है। If the charges under which he has been arrested the has the uh, legal sanction of giving him a sentence of 5 years, then 30 दिन की गिरफ्तारी में बिना किसी ट्रायल, बिना किसी चार्जशीट, बिना किसी उसके उसको उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। नाउ दिस इज़ ये अनप्रेसिडेंट है। आप और इसलिए इसका डर है कि अभी हाल के दिनों में हमने देखा अरविंद केजरीवाल, हेमंत अ, हमारे जो सोरेन झारखंड के, ये 2 लोगों को सरकार ने बंद किया। 30 महीने 30 दिन से ज़्यादा इन लोग बंद रहे और बाद में जब छोड़ दिया उसके बाद कुछ नहीं था। ये एक नहीं, हाल की बीजेपी सरकार ने एक नेता के बाद दूसरे नेता लिस्ट है पूरे नेताओं की अ, गिरफ्तार करती है और फिर जब कोर्ट कहता है कि कोई केस बना नहीं तो फिर छोड़ भी देती है। उसमें मनीष सिसोदिया भी आते हैं, उसमें बहुत से लोग आते हैं। लोगों को साल-साल, 2-2 साल आपने रखा और आपके पास एक भी प्रूफ नहीं था प्रूफ करने के लिए कि इनके ऊपर चार्ज क्या है। नो ऐसे में ये जब बिल पेश हुआ तो उसके बाद अ, लोकसभा की एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बननी थी। अच्छा, अब ये सरकार जो है ना ये जिसको कहते हैं बहुत शातिराना अंदाज़ में, अंग्रेज़ी का वर्ड सटल वे में सटल इज़ नॉट द राइट टर्म इज़ शातिर। ये बहुत ही शातिराना अंदाज़ में धीरे से जेपीसी बना देती है। जेपीसी बनाने से वो ये सैंक्शन कहीं न कहीं मैसेजिंग का करती है कि हम तो भई पूरे संवैधानिक दायरे में ही नहीं, हम संवैधानिक परंपराओं, लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए ऑपोज़िशन की बात भी इसमें रखते हैं और इसलिए हमने साहब एक कमिटी बनाई, जिसमें ऑपोज़िशन के लोग भी थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी और जो विल ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल किया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में इस तरह से हुआ। अगर आपको याद हो तो वक़्फ पे भी ऐसी एक एक कमिटी बनी थी, जो आँख में धूल झोंकने का काम की थी। आँख में धूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद है निशिकांत दुबे उसमें उस कमिटी में थे और वक़्फ़ कमिटी में क्या-क्या होना चाहिए, उसमें वो क्या किस-किस तरह का पत्राचार कर रहे थे। तो ये बेसिकली फ़ार्स है। अब हुआ क्या कि इसके बाद जो जो परंपरा है, इसके बाद इनसे क मतलब ये एक इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी-अपनी तरह से उस पे रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, हर एक दल अलग-अलग है, हर एक दल की अपनी प्रायोरिटी, हर एक दल की अपनी प्राथमिकताएँ हैं। उसमें से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, ये मोर और लेस आर ऑफ द ओपिनियन कि वी मे जॉइन दिस जेपीसी। हम जेपीसी में जॉइन करें और उसमें अपनी बात को रखें। लेकिन इसके उलट तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा में नंबर 3 और नंबर 4 की पार्टी समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस है। ये बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, नंबर 1 बीजेपी,
240, नंबर 2 कांग्रेस, नंबर 3 समाजवादी पार्टी, नंबर 4 तृणमूल कांग्रेस। तो ये कोई 2 एमपीज़ की 1 एमपी की पार्टी नहीं है। ये एक मेजर इनके इनके बीच में ताकत है। और अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम समाजवादी पार्टी और तृणमूल की भी बात कर लें, तो दे आर 66, वो 66 नंबर है। और अगर हम उसमें कांग्रेस के भी 99 जोड़ लें तो 165 करीब 30% से ज़्यादा एमपीज़ इन 3 पार्टीज़ को में है। तो उनके आप लोकतंत्र जहाँ पे एक जहाँ पे बहुमत की बात होती है 240 50 प्लस की बात होती है, अगर उसकी भी बात कर रहे हैं, तो they have a मेजर नंबर, ओनली दीज़ 3 पार्टीज़। अब अगर इसमें अभी इंडिया गठबंधन में एक मत पे नहीं आए हैं लोग, बातचीत नहीं हुई है और ऑफ़िशियली ठीक बात भी है अ, कोलिशन है, बिहार इलेक्शंस है, सबकी प्राथमिकताएँ अलग हैं इस समय, तो इंडिया गठबंधन को इसमें एक अभी स्टैंड लेना है। लेकिन इसके उलट जो ओम बिरला जी के क यहाँ से खबर आ रही है, देखिए हमने आपने देखा कि किस तरह से सरकार चलाती है। किसान बिल पे किस तरह से बेईमानी करके हरवंश जी ने बिना हाउस को कॉन्फिडेंस में लिए, हाउस में जब डिवीज़न माँगा जा रहा था, कहा जा रहा था इस पे वोट कराइए क्योंकि आने वाले समय में भविष्य में ये पता रहे कि किसानों की जो गला घोटने का काम कर रहे थे, जो आप वो 3 बिल लाए थे, उस गला घोटने में आपके कौन-कौन से मेंबर ने खड़े होके हाथ उठाया था। वो नहीं होने दिया था हरवंश जी ने। अनप्रेसिडेंटली ऑपोजिशन माँगता रह गया था कि डिवीज़न करिए, इस पे वोट डालिए, लेकिन नहीं माने थे। आपको दूसरा याद दिला दें, इन्हीं ओम बिरला ने 100 से ज़्यादा, सवा 100 से ज़्यादा एमपीज़ को सस्पेंड किया और बिल पास करा लिया था। तो ये आप टेक्निकली आँख में धूल झोंक के ये कह सकते हैं कि हमने किया, लेकिन आप किसी परंपरा का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि साहब हम तो इनसे नाम माँग रहे हैं। नाम माँगने की भी जो बात है, जो मेरा अपना सेंस है वो क्या है जब आपको याद है पहलगाम का जब अटैक हुआ उसके बाद सरकार ने 7 कमिटीज़ बनाई और 7 कमिटीज़ को ये कहा गया कि ये विदेश में जाके भारत के पक्ष को रखेंगे। यहाँ पे भी सरकार ने बहुत शातिराना ढंग से काम किया। आइडियली किस पार्टी से कौन जाएगा ये उस पार्टी का प्रेरोगेटिव है। आप अपने घर में भी देख लीजिए, कहीं जाना होता है तो ये आप डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आप चले जाइए। यहाँ पे सरकार ने किसी पार्टी के नाम नहीं माँगे। सरकार ने अपने आप ही कुछ नाम तय कर लिए और उनको उस डेलीगेशन में भेज दिया। जो जो एक एक ठीक बात मेरे हिसाब से नहीं थी। उसी तरह से सरकार अब ये चाह रही है, जो मेरी मेरी समझ है, सरकार इसको अनाउंस कर देगी, विदाउट टेकिंग इंटो द कंसिडरेशन द विल ऑफ द पार्टीज़। देखिए, हमारे सिस्टम में जहाँ पे व्हिप का एक एक प्रावधान है, हमारा हमारा संसदीय सिस्टम क्या है? एक व्यक्ति अगर एक पार्टी के टिकट पे जीत के आ रहा है, तो वोट देते समय उसको उस पार्टी की लार्जर जो भी वो है उसको ध्यान में रखना होगा। अगर वो पार्टी के निर्णय के साथ नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इस तो ही रिप्रेजेंट हिज पार्टी एज़ वेल एज़ हिज कांस्टिट्यूएंसी उसका उसका ये मूल भावना है हमारे संसदीय परंपराओं की। अब उसमें क्या है, आप किसी व्यक्ति को अगर वो व्हिप के अगेंस्ट वोट करता है तो उसकी सदस्यता जाती है। यहाँ पे आप डायरेक्टली खुद अपना नॉमिनेट कर देंगे, फिर पार्टी की विल कहाँ रह गई? भई पार्टी की एक लाइन है, पार्टी का एक सोच है, पार्टी की एक अपनी विचारधारा है, समवन हैज़ टू टो दैट लाइन। नो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी संभावना है कि सरकार बिना किसी इन लोगों से राय-मशवरा किए अपने एक कमिटी का अनाउंसमेंट कर दे। अ, हालाँकि जैसे पेपर में खबर छपी है कि ये सिर्फ़ एनडीए के ही एमपीज़ को उसमें करेंगे, मेरे हिसाब से एनडीए के एमपीज़ को नहीं करेंगे। ये अपने हिसाब से क कमिटी अनाउंस कर देंगे, विदाउट वेटिंग फॉर द पार्टीज़ टू नॉमिनेट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जब वो उसको नॉमिनेट कर देंगे और वो लोग नहीं आएँगे तो ठीक है, एब्सेंट करके वो मेजॉरिटी मेजॉरिटी तो भई सरकार की इसलिए रहेगी। एक चीज़ याद दिला दें, ध्यान हरदम ये है, हम हम सब लोग यूएसए आए तो यूएसए में हम लोग 2 लोगों को याद करते हैं, गांधी और नेहरू। गांधी को स्वतंत्रता संग्राम, गांधी को इस देश के सोशल स्ट्रक्चर, गांधी को इस देश के
कि आम जन को ना केवल आज़ादी दिलाना बल्कि उस आज़ादी के बाद आज़ादी को महफूज़ रखने का जो गांधी ने काम किया है उसके लिए रखते हैं, उसके लिए याद कर रहे हैं। नेहरू को इस देश में पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जो देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की जड़ों को मजबूत किया उसके लिए याद करते हैं। ये बातें मैं फिर से रेखांकित इसलिए कर रहा हूँ कि ये धीरे-धीरे आदमी भूल जाता है। याद रखिएगा कि हम सब लोग एंटी कांग्रेसिज्म से निकले हुए लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं उस विचारधारा के साथ था जिसको लगता था कि कांग्रेस में बहुत गलतियाँ हैं। हैविंग सेड दैट, एक चीज़ याद रखने वाली है, बीजेपी की अभी तक सबसे ज़्यादा सीटें पार्लियामेंट में 2019 में 303 आई हैं। दैट इज़ द मैक्सिमम दे हैव गॉट। और बीजेपी सरकार अब तक टेक्निकली 5 5 या 6 बार आप कह सकते हैं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 18 दिन की, फिर 18 महीने की, फिर एक पूरा टर्म, 3 वो सरकारें और 3 मोदी जी की सरकार, 6 बार सरकार बनाई है। मैक्सिमम सीटें उस 6 बार में 3 बार 2019 में 303 आई हैं। मैं सिर्फ याद के लिए और ये कहीं दस्तावेज के रूप में दर्ज हो जाए, इसके लिए आपको याद दिला दूँ, जो नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस की एज़ अ सिंगल पार्टी 52 से अभी तक आई हैं और उस समय 543 अब हुए 77 के बाद, उससे पहले पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या भी कम होती थी। नाउ अब ये याद रखिए 52, 364 एमपीज़, 57, 371, 62, 361, 1967, 283 आउट ऑफ 520, 71, 352, 80, 353, 84, 414। ये नंबर्स में सिर्फ आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि 84 में 414 सीट होने के बाद भी जब राजीव गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी 353 जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, नेहरू जी 57 में 371। मैं ये सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूं कि इतने बड़े सरकार होने के बाद और बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष को वो स्पेस हरदम दिया था। इट इट नेवर हैपेंड कि वो विपक्ष को वो स्पेस नहीं मिला था। कांग्रेस ये नेहरू और बाद में कांग्रेस भी समझती थी कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र का कोई माने नहीं है। तो पक्ष भी होता था, विपक्ष भी होता था। जब ब्रूट मेजॉरिटी थी 84 में 414 की, उसके बाद याद रखिए तो उसके बाद ये बोफोर्स का मामला और ये सब उठा था और उसको उसको स्पेस दिया गया था। उसको मीडिया को कंट्रोल ये नहीं किया गया था कि आप बोफोर्स ना छापिए। आज की तारीख में तो आपको ही छाप देंगे तो आप देशद्रोही हो जाएँगे। कहना ये है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का रोल है। इस समय अगर बिना विपक्ष के, और मैंने ये जो नंबर्स बताए हैं ये बीजेपी के ऑल टाइम बेस्ट से भी ज़्यादा रहे हैं नंबर। मैं कम वाली सरकार तो कांग्रेस ने बनाई लेकिन उन कम नंबर्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आज 240 एमपी लेके बीजेपी अगर विपक्ष के रोल को खत्म, देखिए नियत तो बीजेपी ने साफ कर दी थी। जब उनके चाणक्य ने ये बार-बार, एक बार नहीं, कई बार ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। वो मन में कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, मन में विपक्ष मुक्त शासन की बात है, जहाँ पे कोई भी उनसे कोई प्रश्न ना करे। पार्लियामेंट में केवल एक दिखावे के लिए एक पार्लियामेंट हो, जहाँ पे सब हाथ उठा के आए, आए करें और नो का कोई कहीं कोई गुंजाइश ना रहे। डिसेंट की या एक दूसरे ओपिनियन की गुंजाइश ना रहे, इसको बीजेपी परस्यू करती है। इसी परंपरा में अगर संसदीय टीम को बीजेपी ये काम कर देती है कि वो अ, मतलब बीजेपी, ओम बिरला इज एज कहने को स्पीकर है और निष्पक्ष है, लेकिन वो काम तो बिल्कुल बीजेपी के पार्टी के लाइन पे करते हैं। अगर वो ये इस समय ये काम कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से जो लोकतंत्र के और संसदीय जो हमारे यहाँ प्रणाली चल रही है, उसमें उसको खत्म करने में एक स्टेप नहीं, कई स्टेप आगे मामला बढ़ जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से इनको सद्बुद्धि आएगी और अगर बिहार इलेक्शन में जनता का एक जनादेश ऐसा आ गया जिसमें ये क्लियर हो जाए कि जनता को आप कुछ कर लीजिए, तो द विज़डम ऑफ द कॉमन मैन, अभी तक प्रूव ये हुआ है भारत के सारे इलेक्शंस में कि कॉमन मैन की विज़डम को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
जब भी इस देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा आया है, उसने अपना एक स्पष्ट जनादेश देके अपनी बात कही है। बिहार इलेक्शन में भी हमें उम्मीद है कि इसी तरह का एक जनादेश आएगा, जिससे इस पार्टी और इस भाजपा सरकार को स्पष्ट संकेत मिले कि ये देश क्या लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।